मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 1913 के अंदर हेनरी मोसले ने यह शो किया कि जो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक मास के कंपैरेटिवली ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंगली मेंडलीफ का जो पीरियोडिक लॉ था उसे मॉडिफाई करके एटॉमिक नंबर को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेस है वो अडॉप्ट किया गया और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एक एग्जिस्टेंस में आया। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या कहता था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। अगर आपको याद हो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ था, इट स्टेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो फर्क सिर्फ मास और नंबर का है, लेकिन इसके कारण बहुत ज़्यादा फार जो रीचिंग चेंजेस थे वो जनरेट हो गए। ठीक है, इस लॉ को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है, व्हेन एलिमेंट्स आर इन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, their properties repeat themselves after a fixed interval of elements. So let us now recall कि एटॉमिक नंबर जो होता है उससे हमें प्रोटॉन्स का नंबर पता लगता है एटम के न्यूक्लियस के अंदर, और ये बाय 1 इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ चलते हैं। एलिमेंट्स को अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाए तो उस तरीके से हमारे को जो क्लासिफिकेशन मिलती है उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज की जो प्रिडिक्शन है, अगर पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है तो जो प्रिडिक्शन है प्रॉपर्टीज की इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरीके से मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की जो मेजर लिमिटेशंस थी उनको दूर करने में सक्सेसफुल हुआ। क्या क्या मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? नंबर 1, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट्स, हायर वाला लोअर से पहले आ रहा था। नंबर 2, आइसोटॉप्स की कोई पोजीशन के बारे में कुछ उसने एक्सप्लेन नहीं किया। नंबर 3, हाइड्रोजन की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं थी। ठीक है, और नंबर 4, जो उसने गैप्स छोड़े थे वो एक लिमिटेशन थी। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये दिखाया हुआ है आपको इस पेपर के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो तीनों लिमिटेशंस को जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में थी उनको टेक केयर करता है। राइट, कैसे करता है? लेट अस नाउ अंडरस्टैंड। इन्होंने बुक वालों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट बिफोर नोइंग कि किस तरीके से ये तीनों चीज़ें दूर हो गई, चारों चीज़ें रदर, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स की पोजीशनिंग है कि कौन सी जगह पे कोई एलिमेंट को रखा गया है, ये कैसे डिसाइड होता है। हम सभी को एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके बारे में मालूम है। ठीक है, एलिमेंट्स की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो है, मान लो किसी की 13। ठीक है, 13 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 2, 8 एंड 3। दो चीज़ें हैं इसके अंदर भी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की तरह, एक ग्रुप और एक पीरियड। जो वर्टिकल रोज हैं दे आर कॉल्ड ग्रुप्स, सॉरी वर्टिकल जो कॉलम्स बने हुए हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं दे आर कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है जी, सो ग्रुप्स एंड पीरियड्स ये हैं इसके अंदर। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें ये पता लगता है कि वो कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में प्लेस्ड होगा। कैसे? एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो ये इसकी कन्फिग्रेशन है। इसके अंदर कितनी शेल्स हैं? नंबर ऑफ शेल्स इज 3। सो नंबर ऑफ शेल जो है
इट गिव्स अस द पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट। जिसके अंदर 3 शेल्स हैं वो थर्ड पीरियड में है, जिसके अंदर 2 शेल्स हैं वो सेकंड पीरियड में है, जिसके अंदर एक ही शेल है जैसे हाइड्रोजन हीलियम वो फर्स्ट पीरियड के अंदर है, जिसके अंदर 4 शेल्स हैं वो फोर्थ पीरियड में, एंड सो ऑन। और ग्रुप नंबर जो है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता लगता है। इफ n इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ग्रुप नंबर जो है इट इज इक्वल टू n if n is equal to 1 or 2, and group number is equal to 10 plus n if n is greater than 2. सो अगर जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एल्यूमिनियम के लिए n हो गया 3, ठीक है, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा 10 प्लस 3 13, द ग्रुप नंबर विल बी 13। ऐसे ही अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281, 3 शेल्स हैं इसके अंदर, तो थर्ड पीरियड में ये लाई करता है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स n है 1, तो इसका ग्रुप नंबर होगा 1। जिसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 2, उसका ग्रुप नंबर होगा 2। जिसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4, जैसे कि कार्बन में, कार्बन की कन्फिग्रेशन है 2,4, 2 शेल्स हैं तो सेकंड पीरियड में लाई करता है, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 प्लस 4, इसका ग्रुप नंबर है 14। क्लोरीन है 287, 3 शेल्स हैं तो थर्ड पीरियड में लाई करता है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 7, तो 10 प्लस 7 इक्वल टू 17 इज द ग्रुप नंबर। सो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से किसी भी एलिमेंट की उसकी जो पोजीशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर उसके बारे में पता चल जाता है। ग्रुप नंबर से, ग्रुप नंबर हमें पता लगता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 या 2 तो वही ग्रुप नंबर भी है, और अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 से ज़्यादा हैं तो उसमें 10 ऐड करके हमें ग्रुप नंबर मिलता है। और शेल्स का जो नंबर है कन्फिग्रेशन के अंदर, that gives you the number of period of the element in the periodic table. Now coming back to the point कि किस तरीके से मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की जो जो प्रॉब्लम्स थी, जो जो लिमिटेशंस थी, वो कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर हो गई। नंबर 1 प्रॉब्लम थी या नंबर 1 चैलेंज जो था उसको, वो था हाइड्रोजन की पोजीशन, कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन is more like chlorine, bromine, fluorine, iodine, etc. But why have you placed it with metals like sodium, etc.? तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, बट हमें अब पता है हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 1, तो इसकी कन्फिग्रेशन भी है 1। सो क्योंकि इसके अंदर एक शेल है, सो इट लाइज इन फर्स्ट पीरियड, और इसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो इसका ग्रुप नंबर भी 1 है। सो देयर इज नो अदर प्लेस फॉर इट टू बी प्लेस्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप, दैट इज द टॉप ऑफ द टेबल। देयर इज नो एम्बिग्विटी नाउ कि व्हाई इट शुड बी प्लेस्ड वेयर इट हैज बीन प्लेस्ड। यू कैन सी ओवर हियर फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड, हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड, राइट। सो देयर इज नो एम्बिग्विटी। नंबर 2 चैलेंज जो था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को, वो था कि आइसोटॉप्स को आपने अलग अलग जगह क्यों नहीं दी। आइसोटॉप्स बाय डेफिनेशन हमें मालूम है कि क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। सो ऑब्वियसली जब तक टेबल मास नंबर के हिसाब से बना हुआ था, राइट, सो क्योंकि डिफरेंट मास नंबर्स हैं तो उनको डिफरेंट पोजीशंस मिलनी चाहिए थी, लेकिन एटॉमिक नंबर तो उनका सेम है, तो जो टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस करके बनाया गया है उसमें तो सभी आइसोटॉप्स को एक ही पोजीशन मिलनी चाहिए। अगेन देयर इज नो एम्बिग्विटी। नंबर 3 जो उसने गैप्स छोड़े थे उसका क्या, हमें मालूम है कि एटॉमिक नंबर जो है ये सक्सेसिवली 1 से लेकर इंक्रीज करता है बाय 1। एटॉमिक मास के केस में क्या होता है कि एटॉमिक मास 58 भी हो सकता है, 58.55 भी हो सकता है, 58.75 भी हो सकता है, और फिर 59 हो सकता है, या हो सकता है कि 58.75 के बाद 58.9 हो बीच में एक। सो यू आर नेवर श्योर कि हाउ मेनी एटम्स और एलिमेंट्स विल बी देयर बिटवीन 2 एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास आपको पता है। बट
यू कैन बी वेरी श्योर कि कितने एटम्स या एलिमेंट्स होंगे दो एलिमेंट्स के बीच में अगर आपको उनके एटॉमिक नंबर पता है। अगर आज मुझे एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है 9 उसके बारे में पता है और जिसका एटॉमिक नंबर है 12 उसके बारे में पता है, तो आई एम प्रिटी मच अश्योर्ड कि भाई 10 और 11 वाले भी कहीं तो होंगे, अभी हम लोग उनको डिस्कवर नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हमें उनके लिए गैप छोड़ना ही है। देयर इज नो एम्बिग्विटी कि क्यों छोड़ना है, कितना छोड़ना है, दोनों के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं। एटॉमिक मास के केस में पता नहीं लगता कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, एक होना चाहिए, दो होना चाहिए, कि कोई भी नहीं होना चाहिए, 10 होने चाहिए। यू आर नेवर क्लियर अबाउट दैट। बट एटॉमिक नंबर के केस में इट इज प्रिटी मच एविडेंट कि भाई कितना होना चाहिए, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग बाय 1। देयर इज नो एम्बिग्विटी एट ऑल। सो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स इज टेकन केयर ऑफ, हाइड्रोजन की पोजीशन इज टेकन केयर ऑफ, गैप्स का प्रॉब्लम इज टेकन केयर ऑफ, which brings us to the fourth problem of the Mendeleev periodic table, rather we can say perceived problem of the Mendeleev periodic table, कि भाई छोटे एटॉमिक मास वाला नंबर बड़े एटॉमिक मास वाले के बाद में क्यों रख दिया आपने, कोबाल्ट और निकल का जो ऑर्डर था वो गलत क्यों हो गया, कैसे कर दिया आपने उसको गलत। So coming back to Mendeleev's periodic table, if we just have a look over here, कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.93, निकल का है 58.71। प्रॉब्लम यही थी कि कोबाल्ट हायर एटॉमिक मास का होने के बावजूद निकल से पहले क्यों रखा गया है। नाउ कमिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इफ वी सी ओवर हियर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इफ यू ट्राई टू फाइंड कोबाल्ट एंड निकल, हियर दे आर। कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9, निकल का है 58.7, राइट। यस, ये इसका मास ज्यादा है, इसका कम है, ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, लेकिन अगर आप एटॉमिक नंबर को चेक करोगे तो कोबाल्ट हैज अ लोअर एटॉमिक नंबर देन निकल एंड देयरफॉर इट मस्ट कम बिफोर निकल। अगेन देयर इज नो एम्बिग्विटी। Having said that कि there is no ambiguity, yes, we can say that there is no ambiguity at all, right? But we need to appreciate now कि मेंडलीव जी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, बट शायद उन्होंने जो जो कुछ बताया, जैसे जैसे बताया, इट वाज ऑल ऑलमोस्ट परफेक्ट। जो उन्होंने कहा कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इट वाज एवरीथिंग लाइक दैट। द ओनली प्रॉब्लम वाज depending on the kind of experimentation and the knowledge that was available at his time, ठीक है, he was unable to give explanation for a few things, that is the only catch. Otherwise whatever he said, whatever he suggested, whatever, however he made the table, everything was perfect. So I guess how modern periodic table takes care of all the limitations of Mendeleev's periodic table is done. Number two, how elements are arranged in modern periodic table is done. What is modern periodic law? Why is it based on atomic number? This is done, right? Taking you through again, एक छोटा सा recap कर देते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, हेनरी मोजली ने एक बारी शो किया कि जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा बेटर चीज़ है क्लासिफाई करने के लिए, इसलिए उसने सजेस्ट किया कि एटॉमिक नंबर को बेस बनाया जाए। एटॉमिक नंबर को बेस बना के मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया जो कहता है कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाता है तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को रोज और उसमें रखा गया है, रोज और कॉलम्स में। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं दे आर कॉल्ड ग्रुप्स, देयर आर 18 ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं दे आर कॉल्ड पीरियड्स एंड देयर आर 7 पीरियड्स। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद उसके अंदर जितनी शेल्स हैं उनसे हमें नंबर ऑफ पीरियड पता लगता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से ग्रुप नंबर डिसाइड होता है। अगर एक या दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वही ग्रुप नंबर होता है, और अगर दो से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 10 प्लस करके उसमें हमें ग्रुप नंबर मिलता है। आइसोटॉप्स का क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है तो यस दे शुड बी प्लेस्ड इन द सेम प्लेस। हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन के हिसाब से उसको टॉप ऑफ द टेबल में फर्स्ट रो फर्स्ट पीरियड में ही रखा जाना चाहिए, इवन दैट इज सॉल्व्ड। देन कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो होता है वो निकल से कम ही होता है, हालांकि उसका मास निकल से ज्यादा होता है, तो यस इट मस्ट कम अर्लियर देन निकल ओनली। एंड लास्टली
सिंस एटॉमिक नंबर्स यूनिफॉर्मली बाय 1 इंक्रीज करते हैं, तो वी एग्जैक्टली नो हाउ मच एलिमेंट्स आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड वी कैन लेफ्ट गैप्स फॉर देम फॉर स्टिल टू बी फाउंड एलिमेंट्स जो हैं, हम उनके लिए जो गैप्स हैं वो छोड़ सकते हैं। सो क्योंकि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही ग्रुप में लाया करते हैं, और हमें मालूम है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड करती हैं उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ही रिएक्टिविटी डिफाइन होती है। तो वी कैन से कि जितने भी एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सभी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। ठीक है, सो ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज जनरली सेम होती हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है जो भी हम आगे सीखेंगे भी। और एक पीरियड के अंदर जितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसी से डिफाइन होता है कि कितने एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर पीरियड में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के शेल जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो यानी कि फर्स्ट शेल जो है उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक वो जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एक वो जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एल शेल जो सेकंड शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होंगे। थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यूजुअली आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए थर्ड पीरियड के अंदर भी 8 एलिमेंट्स आते हैं एंड सो ऑन। इसके बाद जो होता है उसमें काफ़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, राइट, बट वो क्या डिफरेंट रूल्स होते हैं, वी आर नॉट एक्चुअली कंसर्न्ड विद दैट एट एज ऑफ नाउ इन 10th स्टैंडर्ड, so we are not discussing that. Okay, the position of an element in the periodic table tells us about its chemical reactivity. किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो हमें उसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बताती है। जैसा कि आपने पढ़ा है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये डिटरमिन करते हैं कि एक एलिमेंट जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा, कितने एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन या शेयर करेगा, तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसी के ऊपर डिपेंड भी करती हैं। लास्ट सेक्शन इज द ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। व्हेन वी से ट्रेंड्स, अगर हम लोग अपनी रूटीन जिंदगी की बात करते हैं तो ट्रेंड का मतलब होता है कि व्हाट इज इन, राइट, आजकल क्या चल रहा है। उसी तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स का मतलब क्या है कि पीरियड्स में क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, ग्रुप्स में कैसा बिहेवियर, कैसी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड्स, राइट। हमारी बुक के अंदर क्या है कि ग्रुप्स और पीरियड्स का थोड़ा थोड़ा इंटरमिक्स सा कुछ मतलब प्रॉपरली नहीं दिया हुआ। मैं दोनों चीज़ों को जो है साथ साथ लेके चलूँगा, जो भी ट्रेंड्स हमने इसके अंदर डिस्कस करने हैं। सो पहला ट्रेंड है वैलेंसी, राइट। वैलेंसी जो है, इनफैक्ट लेट मी हैव, हम उसको थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। Let us have a look at the trends now. Okay, this one is the period जो ये नीचे की तरह horizontal जो बना हुआ है, this is a period, right, and this one is a group, right. ग्रुप के अंदर सबसे पहली जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं वो है वैलेंसी, राइट। हमने देखा कि जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे एक ही ग्रुप में लाई करते हैं, सो दैट मीन्स डाउन द ग्रुप वैलेंसी जो है वो हमेशा सेम रहती है, राइट, क्योंकि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, तो इट विल रिमेन सेम, वैलेंसी रिमेन्स सेम। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं पीरियड की, ये ग्रुप 1 है, ये 2 है, ये 13 है, 14, 15, 16, 17 और ये 18 है। ग्रुप नंबर 1 में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 2 में वो आते हैं जिनके अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3 वाले हैं, 4 वाले, 5, 6, 7 और 8 वाले। सो ऑब्वियसली जो वैलेंसी है इसकी वैलेंसी होगी 1, इसकी होगी 2, इसकी होगी 3, इसकी होगी 4, इसकी वैलेंसी होगी 3, क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, तो इसकी वैलेंसी होगी 8 - 5 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। सो वैलेंसी जो है इट फर्स्ट इंक्रीजेस टू 4 एंड देन
decreases to 0, right जी, this is valency. Then comes size. साइज को हम लोग एटॉमिक रेडियस से भी डिपिक्ट कर देते हैं. सो अगर हम बात करते हैं पहले उसकी, ये सोडियम है 2, 8 और 1, राइट, और ये है आर्गन, लास्ट जो एलिमेंट है उसका. इसके अंदर मैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में बना रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है जी, दोनों में 3-3 शेल्स हैं, तो हम सोच सकते हैं कि अक्रॉस अ पीरियड जब हम चलते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो साइज सेम रहना चाहिए. इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, ये समझ में आएगा तभी बाकी के पॉइंट्स समझ में आएंगे. हम समझ सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो जो साइज है वो सेम रहना चाहिए क्योंकि सब में 3 शेल्स हैं. बट एक्चुअली क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इंक्रीजिंग. इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसके अंदर 18 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्योंकि इसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके बीच में जो पुल होगा वो भी ज्यादा होगा, ड्यू टू विच इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा और नजदीक आ जाएगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड पुल. दैट इज वाई जो एज वी गो फ्रॉम राइट लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है इट डिक्रीजेस. लेकिन टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, ये सोडियम है, ओके अंडरस्टूड, इसमें 3 शेल्स हैं, राइट. इससे ऊपर वाले में 2 शेल्स होंगी, उससे ऊपर वाले में सिर्फ 1 शेल होगी, इससे नीचे वाले में 4 शेल्स हैं. थोड़ा मैं रैंडमली और थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा गलत हो रहा है. सो एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, राइट. तो ग्रुप के अंदर जो एटॉमिक साइज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट इंक्रीजेस, atomic size, atomic radius, it increases. So these are the first 2 trends. Let me take you through them once again. Number 1 is valency. क्योंकि एक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है सभी एलिमेंट्स में, इसीलिए उनकी वैलेंसी भी सेम होती है. लेफ्ट टू राइट जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं तो ग्रुप नंबर इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता है. सो क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहा है तो पहली फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इट इज क्लियर कि वैलेंसी सेम नहीं होने वाली. बट सेकेंडली वैलेंसी पहले 1 से लेकर 4 तक इंक्रीज करती है एंड देन इट डिक्रीजेस टू 0, राइट. टॉप टू बॉटम जब हम एक ग्रुप में चलते हैं तो क्योंकि हर स्टेप पे एक नई शेल ऐड हो रही है इसीलिए साइज बढ़ता जा रहा है. लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल सेम रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स के कारण थोड़ा सा श्रिंक होता जाता है, इसलिए साइज थोड़ा डिक्रीज होता जाता है, राइट. आफ्टर दैट कम्स द पॉइंट ऑफ वैलेंसी और साइज के बाद वी हैव दी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर. ये दोनों पॉइंट इंटर रिलेटेड हैं तो मैं इनको इकट्ठे ही समझाऊंगा. मेटल्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो हैं ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिएडली लूज कर देते हैं और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो रिएडली गेन करते हैं. ठीक है, जो ग्रुप है, जो ये ग्रुप है इसमें जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं सभी के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सभी ने एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करना है. तो क्या वो सभी के लिए बराबर आसान होगा या बराबर मुश्किल होगा? द आंसर इज नो. व्हाई नो? इस एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है यहां से अपनी इस शेल में से, इसने लूज करना है यहां से, इसने लूज करना है यहां से और इसने लूज करना है यहां से. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से वो बढ़ता जा रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसीलिए प्रोटॉन्स का पुल उस इलेक्ट्रॉन पे कम होता जा रहा है. दैट इज व्हाई इट इज बिकमिंग इजियर टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब मेटेलिक नेचर. सो मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस as we go from top to bottom and no points to guess and I don't need to make you understand. Obviously conversely non-metallic nature will decrease. So top to bottom in a group metallic nature increases and non-metallic nature decreases. अब एक पीरियड के अंदर क्या होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसे इसने लूज करना है, इसके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसे इसने लूज करना है, इसके पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसे ये लूज करेगा, इसके पास 4 5 6 7 8, 8 वाले ने कुछ नहीं लूज करना, 7 वाला एक गेन करेगा, 6 वाला दो गेन करेगा, और ये वाला जो है 5 वाला जो है 3 गेन करेगा, 4 वाला ना गेन करेगा ना लूज करेगा, ये 4 शेयर करेगा, राइट। सो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है विच इट कैन डू इजीली, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, राइट। एक के कंपैरेटिवली दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना मुश्किल होता है, उसका कारण भी मैं अभी आपको समझाता हूं कि क्यों। सो दैट मीन्स कि दिस इज लेस मेटेलिक देन दिस वन, क्योंकि मेटेलिक नेचर टोटली डिपेंड करती है कि कितनी इजीली अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा एलिमेंट। इसके लिए अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है एज कंपेयर टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करना। इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना और भी मुश्किल होगा, इन्होंने तो फिर गेन करने हैं, लूज करने ही नहीं। सो दैट इज वाई द मेटेलिक नेचर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड अगेन कन्वर्सली the non-metallic nature increases because it is becoming easier to gain electron than to lose it as we go from left to right. मैग्नीशियम ने क्या करना है, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं। जब मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बन जाएगा, और जब ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाला आयन एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, तो क्योंकि अब ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो एक न्यूट्रल बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान था, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी में से एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को निकालना मुश्किल होगा। So it is difficult to lose the second electron as compared to the first electron, and it is even more difficult to lose the third electron as compared to even the second electron. That is why it is becoming increasingly difficult to lose the electron as we go from left to right, and it is becoming easier to gain electron as we go from left to right. Why? सल्फर के पास जो है, सल्फर ने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, इसके पास 16 प्रोटॉन है, राइट। मान लेते हैं अगर हम, इसके पास इट हैज 16 प्रोटॉन्स, राइट। तो 16 प्रोटॉन्स के लिए एक इलेक्ट्रॉन को पुल करना और फिर 17 प्रोटॉन्स के लिए एक इलेक्ट्रॉन को पुल करना क्या आसान होगा? 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक इलेक्ट्रॉन को पुल करना आसान होगा एज कंपेयर टू कि एक इलेक्ट्रॉन का पुल करना, 16 इलेक्ट्रॉन्स का, 16 प्रोटॉन्स का पुल करना एक इलेक्ट्रॉन को। एंड दैट इज व्हाई इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली ईजियर to gain electron rather than losing electron. That is why metallic nature decreases as we go from left to right and non-metallic nature increases. Last thing is chemical reactivity. Chemical reactivity बहुत हद तक इसी से जुड़ी हुई है। जैसा मैंने आपको समझाया, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो रहा है, तो मेटल्स के साइड पर जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, राइट, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लेकिन नॉन मेटल्स की तरफ ये थोड़ा सा डाइसी है चीज, नॉन मेटल्स की तरफ इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। साइज बड़ा हो रहा है, कंसिडर करते हैं हम इसको, मान लो ये 17th ग्रुप की बात हो रही है, मान लो ये इसका साइज छोटा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसको अंदर, तो उसके लिए, इसके लिए उसको पुल करना आसान होगा क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक है आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन को पुल करना है। इसमें न्यूक्लियस थोड़ा दूर हो गया, इसमें और दूर हो गया, इसमें और भी ज्यादा दूर हो गया। सो क्योंकि साइज बड़ा होता जा रहा है इसीलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे जो पुल है न्यूक्लियस का वो कम होता जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल्स ने तो रिएक्ट गेनिंग से ही करना है, दैट इज व्हाई वी से दैट द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, और मेटल्स के लिए इट इंक्रीजेस। और अगर हम बात करते हैं पीरियड्स के अंदर केमिकल रिएक्टिविटी की, तो केमिकल रिएक्टिविटी जो है पीरियड के अलोंग अगर हम देखें, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना दो के कंपैरेटिवली मुश्किल है, तो केमिकल रिएक्टिविटी इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, एंड अल्टीमेटली सबसे बड़ा पहचान यही है, ये बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है। सो ऑब्वियसली केमिकल रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, right ji? These are some of the trends that we talk about in case of
the modern periodic table, it decreases.